कैसे हैं आप लोग। हम आशा न पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए लेंस का भी वीडियो बना दिए, पार्ट वाइज प्रिज्म का भी बना रहे हैं, आप लोग इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए, और यदि नहीं देखे होंगे तो इसी में डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोओं का हम लिंक डाल दे रहे हैं, आप लोग आसानी से देख लीजिएगा। चलिए, आज का पॉइंट है, हेडिंग डालिएगा विद्यार्थियों, कोणीय बर्न विक्षेपण। कोणीय बर्न विक्षेपण एंगुलर डिस्पर्सन। हेडिंग डालिए, कोणीय बर्न विक्षेपण एंगुलर डिस्पर्सन। कोणीय बर्न विक्षेपण किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन जानने से पहले इसको समझिए कि आखिर कोणीय बर्न विक्षेपण कैसे उत्पन्न होता है, तब इसका डिफिनेशन बताते हैं। कोणीय बर्न विक्षेपण को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग एक प्रिज्म ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश को डालते हैं। तो विद्यार्थियों, हम लोग जानते हैं कि प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश को डालते हैं तो बर्न विक्षेपण और विचलन दोनों होता है। बोलिए, होता है ना। यदि ये प्रिज्म नहीं होता तो ये जो श्वेत प्रकाश की किरणें हैं यहां से सीधे निकल जाती, लेकिन प्रिज्म होने के कारण बर्न विक्षेपण और विचलन दोनों होगा। जब बर्न विक्षेपण होता है श्वेत प्रकाश का तो ये 7 अलग अलग रंगों में विभाजित होते हैं। बैजानी, पीनाला, बहुत अच्छा ट्रिक है उस 7 रंगों को याद रखने का। और साथ ही साथ विचलन भी होता है। ये देखते हैं, हम लोग ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं विद्यार्थियों कि सबसे कम विचलन जो होता है लाल का होता है। सबसे कम विचलन लाल का और सबसे अधिक विचलन बैगनी का। दो ही लेते हैं क्योंकि पूरे रंगों में ये दोनों सीमांत कलर हैं, दोनों सभी कलरों के सीमाओं का अंतिम ये कलर है। ध्यान से देखिएगा, श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो इनके सीमांत रंगों के विचलन कोण के अंतर को कोणीय बर्न विक्षेपण कहते हैं। कोणीय बर्न विक्षेपण किसे कहते हैं, फिर से सुनिए एक बार। श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उनके सीमांत रंग कौन कौन हो जाएंगे, तो ऊपर लाल और नीचे बैगनी। सीमांत रंगों के विचलन कोण के अंतर को कोणीय बर्न विक्षेपण कहते हैं। आइए देखिए वो अंतर कैसे होता है। यदि इस लाल रंग के जो निर्गत किरण है इसको हम लोग काल्पनिक तौर पे पीछे की ओर बढ़ाए तो यहाँ एक कोण बनेगा जिसको विचलन कोण कहते हैं। ये किस रंग के लिए, लाल रंग के लिए। तो हम लोग इसको डेल्टा आर से इंडिकेट कर लेते हैं। और यदि इस बैगनी बर्न के निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं तो इनके भी बीच एक कोण बनेगा। ये एंगल देखिए, ये एंगल देख रहे हैं ना आप लोग, और ये एंगल क्या कहलाएगा, विचलन कोण। लेकिन ये किसके लिए भी, डेल्टा भी के लिए है, डेल्टा भी के लिए, बैगनी रंग का विचलन। अब दोनों के बीच आखिर अंतर कितने का होगा, तो यहां देखेंगे अंतर कितने का, इसको सही ढंग से पूर्ण रूप से देख लीजिए। ये अधिकतम विचलन हुआ, ये अधिकतम। इस अधिकतम विचलन में से ये लाल रंग का है, ऊपर वाला का ये, तो बाकी बच कितना गया भाई, तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेकर यहां तक। इसको यदि डॉट डॉट करके पीछे की ओर बढ़ा ले तो स्पष्ट नजर आपको आएगा। देखिए ये जो कोण बना, इन्हीं दोनों को
केवल लाल रंग के निर्गत किरण और बैगनी रंग के निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाकर देख लीजिए, इनके बीच एक कोण बना, इस कोण का नाम हम लोग रख देते हैं थीटा। क्या नाम रखते हैं भाई? थीटा। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण को थीटा से ही सूचित किया जाता है और यही है कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण किसे कहेंगे? एकदम आसान, एकदम सिंपल इसका डिफिनेशन दे सकते हैं कि श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उनके सीमांत रंगों के विचलन, सीमांत रंग कौन कौन हो जाएंगे? तो ऊपर एक लाल और सबसे नीचे बैगनी। सीमांत रंगों की विचलन के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसे बाबू थीटा से सूचित किया जाता है। अब रहा बात कि थीटा बराबर कितना होगा, तो एकदम इजी, एकदम आसानी से इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। थीटा बराबर, देखिए तो सबसे अधिक विचलन कोण किसका बन रहा है? बैगनी का, यानी इसका वैल्यू कितना है? डेल्टा भी। और सबसे अधिक विचलन में से सबसे कम विचलन को, यानी ये डेल्टा आर को यदि हम लोग घटा दें तो इनके बीच का पार्ट्स निकल जाएगा। यहां देखिए स्पष्ट तौर पे दिखाते हैं, जैसे एक ऐसे है भाई, एक ऐसे है और एक इसी में से यहां से निकला हुआ है, ये लाल रंग का है और ये बैगनी रंग का, इसी पार्ट्स को यहां बना के दिखा रहे हैं। तो बताइए यदि ये लाल का हो गया और ये सबसे अधिकतम बैगनी का हो गया, अब दोनों के बीच अंतर कितना है? तो टोटल में से, इन टोटल में से यदि इनको हम लोग माइनस कर देते हैं ना, बचेगा भाई इतना ही दूर ना बचेगा, जिसको डॉट डॉट करके पीछे की ओर यहां बढ़ाए हैं, इनको देखिए पीछे की ओर बढ़ाए हैं, जिसको कितना क्या माने? थीटा। तो पूरे डेल्टा भी में से पूरे बैगनी रंग के जो विचलन हुए हैं डेल्टा भी, जिसको हम लोग यहाँ इंडिकेट किए हैं डेल्टा भी से, और ये लाल रंग के विचलन कितना है? डेल्टा आर, यानी डेल्टा भी में से डेल्टा आर को घटा देंगे तो कोणीय वर्ण विक्षेपण निकल जाएगा। एकदम आसान सूत्र होता है कोणीय वर्ण विक्षेपण का, थीटा इक्वल टू डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। तो सबसे पहले आप लोग कॉपी कलम लेकर होइए तैयार और हेडिंग लगाइए कोणीय वर्ण विक्षेपण, एंगुलर डिस्पर्सन। और उसके बाद हम लोग एकदम आसान परिभाषा लिख सकते हैं कि श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उनके सीमांत रंगों के विचलन कोण के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एक ऐसा चित्र बनाकर आसानी से नीचे सूत्र लिख सकते हैं। ये इजी एकदम आसान सूत्र, लेकिन इसका एक और सूत्र निकलेगा, ये उसको निकाल कर दिखा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। वो सूत्र जो होगा म्यू और ए के पदों में होगा, यानी पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे म्यू तथा ए के पदों में थीटा का मान। इसको समझाते हैं। म्यू क्या भाई? अपवर्तनांक। ए क्या है? ए क्या है? तो प्रिज्म कोण है या अपवर्तक कोण के, जिसको इसे इंडिकेट करते हैं। तो सिंपल इसको डिटेल्स में हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अपवर्तनांक तथा प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण के पदों में कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान। चलिए मान निकाल कर देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। तो देखिएगा इसमें दो कलर लिए थे, एक बैगनी और एक हम लोग लिए थे लाल, क्योंकि दो ही सीमांत रंग है, एक बैगनी और एक लाल। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बैगनी रंग के लिए विचलन, बैगनी रंग के लिए विचलन, जिसको किससे इंडिकेट किए थे? डेल्टा भी से। विद्यार्थियों विचलन का सूत्र कल हम लोग निकाले थे, प्रिज्म से विचलन का एकदम इजी भी फॉर्मूला हम लोग कल निकाले थे, आप लोग देख लेंगे। डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। यदि आप लोग हमारे प्रिज्म के दूसरे पार्ट का पूर्ण वीडियो देखे होंगे तो अंत में ये सूत्र सत्यापित हुआ होगा, नहीं देखे होंगे तो जाकर दूसरा पार्ट देख लीजिए। सेम यही सूत्र हम लोग यूज करके बैगनी रंग के लिए विचलन निकाल लेंगे। चलिए बैगनी रंग के लिए विचलन को डेल्टा से इंडिकेट करते हैं। कौन से रंग का निकाल रहे हैं? बैगनी का। अतः हम लोग इसको भी से थोड़ा सा बेस में भी लिख देंगे, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ जी ये विचलन है किसका? बैगनी रंग का। डेल्टा भी बराबर कितना हो जाएगा? म्यू भी, यहां भी जो है इंडिकेट कर रहा है वायलेट, -1 इंटू ए।
ये बैगनी रंग के लिए विचलन निकल गए। उसके बाद हम लोग निकालेंगे लाल रंग के लिए विचलन, लाल रंग के लिए विचलन जिसको डेल्टा आर से इंडिकेट करते हैं। डेल्टा आर बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो ऐसे ही म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। अब चलिए हम लोग थीटा का सूत्र जानते हैं, थीटा का फॉर्मूला जानते हैं। थीटा बराबर अभी जस्ट इसके पहले हम लोग निकाल लेते हैं डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। तब थीटा बराबर डेल्टा भी का मान रखते हैं। डेल्टा भी का मान कितना है, म्यू भी माइनस 1 इंटू ए, और इसमें से माइनस कर देंगे डेल्टा आर के मान को जो कितना है म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। देखिए यहां बना रहे हैं, दोनों में ए है, ए को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। जब ए को कॉमन लेंगे तब थीटा बराबर कितना बचेगा, ए को कॉमन जब लेंगे, ए को इसमें से कॉमन ले लेते हैं। जब ए को कॉमन लेंगे हम लोग तो देखिए बचेगा कैसे, इसमें ए निकल गया तो इसमें बचेगा म्यू भी माइनस 1, म्यू भी माइनस 1। इसमें माइनस इसमें जब गुना कर देंगे तो हो जाएगा माइनस म्यू आर, और माइनस ये प्लस, माइनस माइनस प्लस 1। ये देखिए माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना बचेगा जी, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये निकल गया, ध्यान से देखिएगा। तो म्यू और ए की पदों में थीटा का मान देखिए, यहाँ म्यू यानी अपवर्तनांक और ए यानी प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण की पद में थीटा के वैल्यू हम लोग निकाल दिए। तो ये दूसरा सूत्र रहा, म्यू तथा ए के पदों में थीटा के मान। अब सुनिए, कोणीय वर्ण विक्षेपण का जो मात्रक होता है वो होता है डिग्री एवं रेडियन, डिग्री एवं रेडियन दोनों में होते हैं। यानी कोणीय वर्ण विक्षेपण के मात्रक डिग्री और रेडियन दोनों होता है। तो ये है कोणीय वर्ण विक्षेपण। इसके बाद हम लोग निकालेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसके बाद दूसरा हेडिंग डालिएगा, वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर, या इसी का एक और नाम होता है कोणीय विक्षेपण क्षमता, एंगुलर डिस्पर्सिव पावर। वर्ण विक्षेपण क्षमता समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा पॉइंट समझेंगे। पहले इसका, इसमें बहुत अच्छा जरूरत है, माध्य वर्ण। माध्य वर्ण किसे कहते हैं, डेफिनेशन सुनिए, इसको कहीं लिख भी लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं। सभी वर्णों की विचलन का औसत जिस वर्ण के बराबर होता है उसी को माध्य वर्ण कहते हैं। सभी वर्णों के विचलन का औसत, यानी प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश को डालते हैं तो 7 रंग जो विचलित होता है और उस 7 रंगों के विचलन का औसत इन्हीं में से कोई एक कलर होता है जिसके बराबर होता है, उसी को हम लोग माध्य वर्ण कहते हैं। और जानते हैं सभी वर्णों के विचलन का औसत येलो कलर के यानी पीला वर्ण के बराबर होता है। सो पीला वर्ण को माध्य वर्ण कहा जाता है। ये भी नोट में लिख लेंगे कि पीला वर्ण को माध्य वर्ण कहा जाता है। अब आगे सुनेंगे, वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं। तो इसके एकदम इजी, एकदम साधारण, एकदम आसान डेफिनेशन होगा कि कोणीय विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण जो जस्ट इसके पहले पढ़े हैं, जिसको किससे सूचित करते हैं, थीटा से। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा
माध्य वर्ण के विचलन, विचलन को किससे सूचित करते हैं बाबू? डेल्टा से। विचलन को किससे सूचित करते हैं जी? डेल्टा से। और माध्य वर्ण है तो हम लोग जानते हैं कि पीला वर्ण को माध्य वर्ण कहते हैं। सो डेल्टा के साथ बेस में y लिख देते हैं, जो इंडिकेट करेगा कि ये जो विचलन है माध्य वर्ण का है। ठीक है। कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य वर्ण के विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, जिसे ओमेगा से सूचित किया जाता है। किससे सूचित करते हैं जी? ओमेगा से। अर्थात ओमेगा बराबर हो जाएगा थीटा बटा डेल्टा वाई। अब चलिए ओमेगा का एक और सूत्र हम लोग निकाल सकते हैं। पहले से हम लोग थीटा के सूत्र निकाले हुए हैं और वो है म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। और माध्य वर्ण का विचलन यानी डेल्टा का मान कितना होगा? तो विद्यार्थियों सिंपल हम लोग डेल्टा का फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। यदि माध्य वर्ण का विचलन निकालना है तो डेल्टा वाई बराबर म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। सो डेल्टा वाई के स्थान पर क्या रख सकते हैं हम लोग? म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। ए से ए जो है कैंसिल हो जाएगा। सो ओमेगा इक्वल टू कितना बचेगा? तो ओमेगा इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू आई माइनस 1। ये है ओमेगा यानी वर्ण विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला। और वर्ण विक्षेपण क्षमता जो होता है एक विमाहीन राशि है, इसका मात्रक नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता के बाद कुछ इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, तब तक इसको फिलहाल नोट कीजिए। चलिए देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक प्रिज्म है जो कांच से निर्मित है, जिसका अपवर्तनांक 3/2 है। इसका अपवर्तनांक कितने भाई? 3/2। अब क्वेश्चन ये कह रहे कि इस प्रिज्म को ले जाकर के जल में डुबा दिया जाए। से जल है इसमें, इस प्रिज्म को ले जाकर जब डुबा देते हैं, प्रिज्म को यहां डुबा दिए, जब प्रिज्म को जल में डुबाया जाए और उस जल का अपवर्तनांक 4/3 हो, जल का अपवर्तनांक कितना हो? 4/3 हो, तो इस प्रिज्म से न्यूनतम विचलन जो होगा वो 1/4 रह जाएगा। इसको सिद्ध करना है। यानी क्वेश्चन ये है कि एक प्रिज्म जो कांच से निर्मित है, जिसका अपवर्तनांक 3/2 है, इसको जल में डुबाया जाए, जिस जल का अपवर्तनांक 4/3 हो, तो उस प्रिज्म द्वारा प्रकाश का जो न्यूनतम विचलन है वो 1/4 रह जाता है। इसको सिद्ध करना है, साबित करना है कि न्यूनतम विचलन जो होगा 1/4 रह जाएगा। आप इस क्वेश्चन को पहले ट्राई कीजिए, वीडियो को यहाँ रोक दीजिए। आगे हम बना दे रहे हैं लेकिन आप वीडियो को रोकिए, पहले आप ट्राई कीजिए, फिर नहीं बनेगा तब आगे देखिएगा। पहले आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश आप कीजिएगा तो आपको लगेगा हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पहले ट्राई कीजिए। चलिए हम देखिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले परिस्थिति ऐसा है कि प्रिज्म पहले तो हवा में रखे। प्रिज्म कहां रखे भाई? हवा में। प्रिज्म कांच का बना है, तो पहला बात कि प्रिज्म का पहले हवा में ही विचलन निकाल कर देख लेंगे और उसके बाद इस प्रिज्म को ले जाकर जल में डुबाएंगे और उसके बाद विचलन निकालेंगे और दोनों के दो समीकरण बनाएंगे और उस समीकरण 2 में 1 से भाग दे देंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो पहले वायु में ही विचलन निकाल कर चेक कर लेते हैं प्रिज्म का। ध्यान से देखिएगा। वायु में इस कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 3/2। विचलन निकाल रहे हैं, इसको डेल्टा1 मान लेते हैं वायु में। आज जब जल में ले जाकर निकाला जाएगा तब उसको डेल्टा2 मान लीजिएगा। चलिए
विचलन का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। आगे बढ़ते हैं। विचलन के लिए पहले अपवर्तनांक चाहिए जो कितना दिया अभी 3/2। तो ये हो गया 3/2, 3/2 माइनस 1 इंटू ए। इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लेंगे 2, 3 माइनस 2 इंटू ए, डेल्टा 1 का मान। तो डेल्टा 1 बराबर आ जाएगा, यहां देखेंगे डेल्टा 1 बराबर आ जाएगा 1/2 इंटू ए। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ये वायु में अपवर्तनांक था किसका जी? तो कांच का। अब देखेंगे इस कांच के प्रिज्म को लेकर डुबा दिए जल में, तो जल में इस कांच के प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होगा पहले उसको निकालना पड़ेगा। अर्थात पहले हम लोग ये निकालेंगे कि कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। तो एकदम सिंपल फॉर्मूला होता है कि कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष बराबर कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष बटा जल का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष। चलिए ध्यान से देखिएगा, कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष कितना दिया है? तो 3/2। ये हो गया आपका 3/2। और इसके बाद जल का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष यहां दिया 4/3, 4/3। ये ग्लास का अपवर्तनांक निकलेगा किसके? वाटर के सापेक्ष। अब देखिए कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष बराबर हो जाएगा 3/2 इंटू, इसको ऊपर भेज दीजिए 3/4, यानी 9/8, 9/8। अब देखिए ये तो निकल गया ग्लास का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। इससे हम लोग डेल्टा 2 का मान निकालेंगे, यानी जब हम लोग प्रिज्म को कांच में डुबाए हैं उस परिस्थिति में विचलन कितना होगा, तो इसको डेल्टा 2 मान लेते हैं। डेल्टा 2 का फिर फॉर्मूला वही होगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। आगे बढ़िए, इसके लिए अपवर्तनांक कितना दिया गया है? 9/8, 9/8 माइनस 1 इंटू ए। ये डेल्टा 2 का मान। एलसीएम निकाल लेंगे 8, ये 9 माइनस 8 इंटू ए। अर्थात इससे जो अब परिस्थिति होगा वो इस प्रकार से होगा। परिस्थिति डेल्टा 2 का मान कितना आएगा भाई? डेल्टा 2 बराबर आएगा 1/8 इंटू ए। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। और अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 2 में 1 से भाग दे देंगे। भाग देने पर चलिए समीकरण 2 में 1 से भाग देते हैं। समीकरण 2 का मान कितना है भाई? लेफ्ट साइड देख लीजिए डेल्टा 2 और समीकरण 1 में डेल्टा 1। इसके राइट को देखिए 1/8 इंटू ए, आ बटा इसके देखिए 1/2 इंटू ए से ए कैंसिल। इस सिचुएशन में डेल्टा 2/डेल्टा 1 बराबर हो जाएगा 1/8। इसको ऊपर भेज दें 2/1, कटा देंगे कितना होगा 4, यानी ये आ गया 1/4। हम लोग ये निकालना था कि 1/4 रह जाएगा। सो इस प्रकार हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि यह एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म का नाम हम लोग रख देते हैं ABC। ABC एक प्रिज्म है जिस प्रिज्म का अपवर्तनांक दिया है √2। इस प्रिज्म का अपवर्तनांक √2 दिया है। उसके बाद इस प्रिज्म की एक सतह को चांदी से कलई कर दिया गया है। चांदी से कलई कर दिया गया और दूसरी सतह पर एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही।
जो यहां से अपवर्तन के बाद अपने ही पथ पर वापस लौट जाएगी। यदि इधर से अभिलंब डाल दें तो इस आपतन कोण का मान कितना होगा बताइए। यानी कोण आई बराबर वाट, कोण आई बराबर कितना होगा यही निकालना है। साथ ही साथ इस प्रिज्म का अपवर्तक कोण भी दिया है 30 डिग्री, अपवर्तक कोण दिया है 30 डिग्री। इस कोण आई का मान ज्ञात करना है कि आखिर आपतन कोण का मान कितना होगा कि ये प्रकाश की किरणें यदि दूसरे पृष्ठ पर पड़े तो टकरा करके वापस लौट जाए। चलिए हम लोग थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखते हुए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग वीडियो को यहाँ रोकिए, रोक करके और आप खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यदि आपसे नहीं होगा तो फिर आगे वीडियो को देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल बात जानते हैं विद्यार्थियों कि प्रकाश की किरणें समतल सतह पर आकर वापस तभी लौटती है जब लंबवत पड़ती है। लंबवत आपतित होती है तभी उस पथ पर वापस लौटती है, अर्थात थोड़ा सा भी तिरछे आपतित होगी तो इधर जैसे इधर इधर परिवर्तित होगी, लेकिन लंबवत आपतित होती है तभी उसी दिशा में लौटती है। तो यदि ये प्रकाश की किरणें सतह पर पड़ के और वापस लौट रही है, इसका मतलब कि ये एंगल जो है 90 डिग्री का है। ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और जब ये कोण 90 डिग्री का है तो हम लोग सिंपल जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। तो यदि ये 90 ये 30 तो ये बच कितना गया भाई? 60 बचेगा ना। यानी इसका नाम रख देते हैं डी और इसका नाम रखते हैं ई। यानी त्रिभुज ए डी ई का बात करें तो 180 डिग्री। अब जब अंदर के तीनों भागों का योग 180 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ जो अभिलंब खींचे हैं, अभिलंब किसी भी सतह पर जो अभिलंब खींचते हैं वो 90 डिग्री का होता है। ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो एंगल आप देख रहे हैं वो टोटल 90 डिग्री का है। टोटल कितने डिग्री का है? 90। जब टोटल ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये बच कितना गया? ये कितना का होगा? तो ऊपर 60, 90 में तो 60 दे दिया तो बच कितना गया? 30 डिग्री। यानी ये R का मान कितना बच गया भाई? 30 डिग्री। अब इसके लिए हम लोग स्नेल का नियम यूज करेंगे, एकदम आसानी से बन जाएगा। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम है म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। म्यू का मान दिया कितना दिया भाई? √2। √2 बराबर साइन आई बटा साइन आर का मान कितना गया? 30 डिग्री। आर का मान कितना गया? 30 डिग्री। तब साइन आई बराबर इसको उधर भेज दे, यानी √2 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 के मान हम लोग जानते हैं, साइन 30 के मान होता है 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन आई बराबर आ जाएगा 1/√2। इसको सॉल्व करने के बाद 1/√2, तो आई बराबर साइन को उधर भेज दीजिए, साइन इनवर्स 1/√2। और 1/√2 जो वैल्यू है वो आपका 45 डिग्री का है। कितना का है जी? 45 डिग्री। यानी आई का मान कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आंसर होगा। ये आपतन कोण का मान कितना होगा? 45 डिग्री होगा। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग देख लेंगे। इसके बाद इस वीडियो में आज इतना ही रहने देते हैं।